नमस्कार, निर्माण आईएएस की इस रिवीजन सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस रिवीजन सीरीज का चूंकि अभी ये लास्ट दौर भी चल रहा है, आप लोगों के पास अब एक सप्ताह के आसपास का टाइम है। तो हमारा जो थोड़ा लालच रहता है वो लालच ये है कि हम लास्ट टाइम में भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनको मुझे लगता है कि आपसे अपडेट करा देना चाहिए, इसीलिए मैं इस लालच को छोड़ नहीं पाता और आपको लगातार नए नए टॉपिक्स के साथ, नए नए क्वेश्चन के साथ इन चीजों को अपडेट करा दे रहा हूं, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण चीजें हैं। मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर इकोनॉमी आपका बहुत अच्छा हुआ तो सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है और अगर इकोनॉमी खराब हुआ तो सिलेक्शन होने की संभावना घट जाती है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इकोनॉमी से जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं जो अति महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनसे कम से कम आपको अपडेट जरूर करा दूं, लास्ट तक करा दूं, लेकिन जरूर करा दूं। ठीक है, आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी केंद्र सरकार की गैर कर प्राप्तियां हैं। अब यहां पर ध्यान रखना है, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि शायद आप लोगों ने प्रश्न को ध्यान से नहीं देखा होगा और शायद आप इस प्रश्न का उत्तर गलत कर जाएं। हो सकता है कि जानते हुए भी गलत कर जाएं। जैसे देखिए, कह रहा है कौन सी केंद्र सरकार की गैर कर प्राप्तियां हैं। अब यहां पहला है पासपोर्ट और वीजा जारी करने से प्राप्त शुल्क, कंपनियों के पंजीकरण से प्राप्त शुल्क, तटवर्ती तेल क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली रॉयल्टी और अपतटीय तेल क्षेत्रों से प्राप्त रॉयल्टी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहले तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि गैर कर प्राप्तियां क्या होती हैं। अगर आपको गैर कर प्राप्तियां, नॉन टैक्स इनकम अगर पता है तो भी इनमें से कौन सी केंद्र सरकार की गैर कर प्राप्तियां। अब यहां थोड़ा दिमाग ये लगाना है कि हो सकता है कि ये सभी की सभी गैर कर प्राप्तियां होंगी, लेकिन ये यहां पर ध्यान देना है कि क्या ये सभी की सभी केंद्र सरकार की गैर कर प्राप्तियां हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि बनाते समय इस शब्द को ध्यान ही नहीं देंगे और सब लगेगा कि नहीं सब तो गैर कर प्राप्ति ही है और सबको ऑप्शन मार करके चले आएंगे। थोड़ा सा एक भी छोटा सा अगर मिस्टेक करके और आपका एक क्वेश्चन खराब हो जाए, इससे बचने के लिए ही यह प्रश्न आपके सामने लाया गया है कि यहां पर केंद्र सरकार की गैर कर प्राप्तियां हैं तो आपको केंद्र सरकार पर भी नोटिस करने हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोग इस प्रश्न का उत्तर सोच लीजिए। सोच तो लिया ही होगा। अब देखिए, पासपोर्ट और वीजा कौन जारी करता है। पहले तो कि जो गैर कर प्राप्तियां होती हैं वो होती क्या है, ऐसे सभी आय जो कि सरकार को टैक्स के अलावा किसी अन्य स्रोतों से प्राप्त होती है। जैसे बहुत सारी सरकार क्या लेती है, फाइन लेती है, शुल्क लेती है। ठीक है, उसके बाद सरकार कर्ज भी लेती है। ठीक है, उसके बाद सरकार को बहुत सारी चीजों से इनकम, अन्य इनकम भी आता है जो कि टैक्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें गैर कर आय में आती हैं। लेकिन अब यहां क्या है कि इनमें से कोई ऐसी भी आय है क्या जो केंद्र सरकार की नहीं होकर के राज्य सरकार की है। तो आपको पता होना चाहिए कि पासपोर्ट और वीजा अगर बनता है तो यह सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, यहां तो स्टेट गवर्नमेंट की कोई भूमिका नहीं है। दूसरा, कंपनियों के पंजीकरण से प्राप्त शुल्क, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी जो आपके नई कंपनियों का रजिस्ट्रेशन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, तो वो शुल्क सरकार के पास जाएगी, ये सही है। और ये शुल्क है, ये कर नहीं है। तो दो चीजों को नोटिस करना है कि कहीं वह कर आय तो नहीं है और दूसरा नोटिस करना है कि कहीं वो केंद्र सरकार के अलावे राज्य सरकार की आय तो नहीं है। तीसरा है तटवर्ती तेल क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली रॉयल्टी और चौथा है अपतटीय तेल क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली रॉयल्टी। अब आपको ध्यान रखना चाहिए जहां पर कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स के संदर्भ में एक नियम है कि जो लघु खनिज होते हैं, अगर राज्य सरकार किसी राज्य की सीमा में कोई लघु खनिज प्राप्त होता है तो उस लघु खनिज से जो आय, जो टैक्स पर प्राप्त होती है, उस लघु खनिज पर टैक्स, जो भी उस टैक्स से या रॉयल्टी से जो लाभ प्राप्त होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। उसी प्रकार अगर कोई ऐसा राज्य जो कि तटवर्ती राज्य है, जो समुद्र से सटा हुआ राज्य है, वहां समुद्र के तटवर्ती अगर तेल क्षेत्र से, वहां तट के समीप कोई तेल निकल रहा है और वहां पर कोई रॉयल्टी लग रही है और निकल रहा है और रॉयल्टी लग रही है, तो वो रॉयल्टी किसको जाती है, वो स्टेट गवर्नमेंट को जाती है। तो यहां इसी बात को मैं बताना चाह रहा था कि यहां अपतटीय मतलब तट से दूर, जहां पर तट से दूर अगर कहीं तेल निकल रहा है, जैसे बॉम्बे हाई तट से बहुत दूर है, तो वहां से अगर तेल निकलता है तो उस तेल पर अगर कोई रॉयल्टी लगता है, कोई टैक्स लगता है या फिर कोई फाइन लगता है,
तो रॉयल्टी कर नहीं है, ध्यान रखना, रॉयल्टी एक बार दिया जाता है, तो ये रॉयल्टी किसको जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन अगर वह तट के सीमा के अंदर, अगर तट के सीमा के पास है, राज्य सरकार की सीमा के अंदर है, तो वहां अगर रॉयल्टी निकलती है तो वो रॉयल्टी किसको जाएगी? स्टेट गवर्नमेंट को। तो यहां पर तटवर्ती तेल क्षेत्र से प्राप्त होने वाली रॉयल्टी किसको जाती है? राज्य सरकार को जाती है, और इसीलिए यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहां पर दो बातें देखनी है कि यह केंद्र सरकार की ही है कि राज्य सरकार की, और दूसरा कि वह कहीं कर आय तो नहीं है या गैर कर आय ही है। तो इन दोनों बातों को देखकर इससे हमें पता लगा कि पहला, दूसरा और चौथा सही है, लेकिन तीसरा वाला जो आय है यह वैसे तो नॉन टैक्स इनकम ही है, गैर कर आय ही है, लेकिन यह केंद्र सरकार की नहीं है बल्कि राज्य सरकार की है। ठीक है, तो 3 सही है इसमें, तीसरा गलत है, तो 1, 2 और 4 बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहां मुझे उम्मीद है कि इस बात को मैं समझाने में आपको, तो यहां देखिए चूंकि पिछली बार भी यूपीएससी पूछ चुका है कि अगर बालू, नदियों से बालू निकल जाता है तो उस पर टैक्स लगाने का अधिकार किसको दिया जाता है, इसीलिए मुझे लगा कि ऐसे प्रश्न आपके सामने आ जाने चाहिए जिससे आपको यह पता लग जाए कि जो स्टेट गवर्नमेंट की सीमा के अंदर जो लघु खनिज निकलते हैं उस पर टैक्स लगाने का, रॉयल्टी लगाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को होता है, जो बृहद खनिज निकलते हैं उस पर अधिकार केंद्र सरकार का होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर तटवर्ती राज्य हैं तो तटवर्ती राज्य के तट के समीप अगर पेट्रोलियम में कुछ पेट्रोलियम निकलता है तो उस पर रॉयल्टी लगाने का अधिकार उस तटवर्ती राज्य को है, और तट के समीप, तट से दूर जाने के बाद अगर पेट्रोलियम निकलता है तो उस पर रॉयल्टी लगाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, ये वही सेम बातें रिपीट है। अगला है वन नेशन वन चालान इनिशिएटिव। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो यह महत्वपूर्ण है भाई, यहां से प्रश्न बन सकते हैं। क्या है प्रश्न? क्या है कि यह सभी संबंधित एजेंसियों को एक मंच के तहत लाने की एक पहल है ताकि चालान और डेटा ट्रांसफर के निर्बाध डेटा संग्रह को सक्षम किया जा सके। ठीक है, सेकंड, इस एकीकृत प्रणाली में सीसीटीवी नेटवर्क के माध्यम से यातायात उल्लंघनों का पता लगाना और गलती करने वाले वाहनों की पंजीकरण संख्या प्राप्त करना। तीसरा, यह वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक की संयुक्त पहल है। चौथा, इसके अनुसार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले को 90 दिनों के भीतर चालान की राशि का भुगतान करना होता है। अब यहां 4 स्टेटमेंट हो गए, कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए, आप लोगों ने इसका उत्तर सोच लिया होगा, अब देख लेते हैं। जैसे देखिए, कुछ चीजों को तो आप लोगों ने याद ही कर लिया होगा कि कहां कहां गलत हो सकता है, ये तो मैंने आप लोगों के हैबिट में ये शामिल करवा ही दिया है लगभग, फिर भी देख लेते हैं कि ये जो सभी संबंधित एजेंसियां जैसे कि ट्रैफिक पुलिस, आरटीओ, और इन दोनों को एक मंच पर लाना है ताकि क्या हो सके, चालान और डेटा ट्रांसफर के संबंध में जो भी डेटा है वो एक जगह इकट्ठा हो सके। ठीक है, तो जो ये वन नेशन वन चालान इनिशिएटिव है, ये क्या करेगा कि चालान से जुड़ी हुई जितनी संस्थाएं हैं उन सभी को एक मंच पर ला करके खड़ा कर देगा। ठीक है, अगला, इस एकीकृत प्रणाली में सीसीटीवी नेटवर्क के माध्यम से यातायात उल्लंघन का पता लगाया जाएगा, और इससे सीसीटीवी के माध्यम से ही किस वाहन ने यातायात नियम का उल्लंघन किया है उसका पंजीकरण संख्या तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहां जो वाहन और उसके जो ड्राइवर हैं इनके अनुप्रयोगों का उपयोग किया, जैसे जो वाहन रजिस्टर्ड है उसका तुरंत डेटा आपके पास आ जाएगा, तो उसको लेकर के तुरंत चालान उसके यहां भेज दिया जाएगा। और ये किस मंत्रालय की? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की पहल है। अगर आप यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं तो 90 दिनों के भीतर चालान की राशि का भुगतान करना होगा, अन्यथा यह एक आभासी अदालत में भेजेगा और कार्यवाही शुरू हो जाएगी। मतलब कि अगर 90 दिनों के अंदर आपने फाइन नहीं भरा, जो फाइन लगा, और आपने 90 दिन के अंदर अगर फाइन नहीं भरा तो फिर क्या होगा कि फिर आप पर कोर्ट में कार्यवाही शुरू हो सकती है, आप पर कोर्ट केस शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी जानकारी हो गई। अब इसका मतलब है, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब ये बताने का मकसद क्या था, ये प्रश्न पूछने का मकसद एक है कि एक तो इस टॉपिक को जान जाइए, वन नेशन वन चालान इनिशिएटिव, और सेकंड कि आपको बार बार रिवाइज करा दिया जा रहा है कि जब भी मंत्रालय कोई विभाग ऐसा पूछ लिया जाए तो वहां गलत होने की संभावना बनी रहेगी, यहां गलत हो सकता है, इसलिए एग्जाम हॉल में भी अगर ऐसा ऑप्शन दिखे तो तुरंत उसको एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये सब चीजें पता चल गई होंगी। तो इसका मतलब है
कि तीसरा अगर गलत है तो ये डी नंबर ऑप्शन सही हो गया, बाकी तीनों सही है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अब यहां पे है कि आरबीआई का डिजिटल भुगतान सूचकांक, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, इसके बारे में स्टेटमेंट है जो 5 मानकों पर देश भर में भुगतानों के डिजिटलीकरण की सीमा को दर्शाता है। हमारे देश में डिजिटलाइजेशन कितना है, इसको मापने के लिए आरबीआई एक इंडेक्स का यूज करता है और उस इंडेक्स में ये 5 पैरामीटर्स हैं। ठीक है, इन 5 पैरामीटर के आधार पर किसी क्षेत्र में कितना डिजिटलाइजेशन है इसकी जानकारी ली जाती है। प्रश्न है कि इनका वेटेज क्या होता है डिजिटलाइजेशन को काउंट करते समय, उन्हें घटते हुए क्रम में व्यवस्थित। अब देखिए यह इसलिए चर्चा में है क्योंकि शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, पढ़ने को तो पढ़ा ही होगा लेकिन इस पर नोटिस नहीं किया होगा। यूपीएससी के निगाह में ऐसा प्रश्न हो सकता है, और जबकि हर साल यूपीएससी ऐसे प्रश्न लगातार पूछती रहती है। तो ऐसे में आरबीआई का जो डिजिटल भुगतान सूचकांक है यह महत्वपूर्ण है। हमारे देश में हम चूंकि डिजिटलाइजेशन के दौर में चल रहे हैं और देश में अगर आरबीआई जैसी संस्था कोई सूचकांक निकालती है तो वह सूचकांक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि इनमें पैरामीटर क्या क्या है। अब यहां देखिए जो पैरामीटर है कि भुगतान प्रदर्शन, मतलब कि किसी क्षेत्र में कितने लोगों ने ऑनलाइन जो मशीनें लगी हैं यूपीआई सिस्टम वाला, उस पर कितने लोगों ने पेमेंट किया, इससे तो इसका वेटेज कितना दिया गया है, इसका वेटेज सबसे ज्यादा है। सेकंड कि भुगतान सक्षम करता, कितने लोगों के पास भुगतान एक्सेप्ट करने के लिए डिजिटल ढांचा उपलब्ध है। जैसे वो आप लोगों ने जब ऑनलाइन पेमेंट किया होगा तो एक कार्ड का बना हुआ होता है, कागज का बारकोड स्कैनर, उस पर आपने मोबाइल से यूपीआई से स्कैन कर लिया, तो वो कितने लोगों के पास है। तीसरा भुगतान इंफ्रा, आपूर्ति पक्ष, भुगतान इंफ्रा। अब भुगतान इंफ्रा का मतलब क्या है, आपूर्ति और मांग दो पक्ष होते हैं। आपूर्ति पक्ष का मतलब कि मैं आपको सप्लाई कर रहा हूं, तो आपूर्ति पक्ष का मतलब कि वहां पर मोबाइल नेटवर्किंग कितना डेवलप है, वहां के लोग यूपीआई के बारे में कितने अवेयर हैं, कितना यूपीआई यूज करते हैं। और तीसरा मांग पक्ष, मतलब वहां के लोग यूपीआई के लिए एक्सेप्ट करने के लिए, यूपीआई से पेमेंट लेने के लिए कितने तत्पर है, ये वेट है। और अगला है उपभोक्ता केंद्रितता, कि अगर उधर यूपीआई के लिए सरकार प्रयास कर रही है या यूपीआई के प्रयास किए जा रहे हैं तो उधर के उपभोक्ताओं को देख करके प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि अगर यूपीआई आप कहीं प्रमोट कर रहे हैं और वहां के लोग यूपीआई के लिए अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, हो सकता है यूपीआई के बारे में जानते ही नहीं हो, उधर आप यूपीआई की मशीनें चला रहे हैं, तो वो क्या हुआ, उपभोक्ता केंद्रितता नहीं रही। शहरों में यूपीआई की बढ़ने की संभावना अधिक रहेगी, गांव में कम रहेगी। गांव में लोग थोड़ा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते समय डरते हैं, शहरों में लोग चूंकि अवेयर होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो वो यहां पर उपभोक्ता केंद्रितता पॉजिटिव रहेगी। गांव में हो सकता है कि कम रहे, तो उसी के अनुपात में आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। तो ये 5 पैरामीटर है। ठीक है, आरबीआई का जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स में डिजिटल भुगतान सूचकांक के 5 पैरामीटर है, इनमें सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, भुगतान प्रदर्शन। ठीक है, इसका मतलब है कि सबसे पहले भुगतान प्रदर्शन, भुगतान सक्षम करता। अच्छा, भुगतान प्रदर्शन, ट्रांसलेशन थोड़ा सा इशू हो गया है। भुगतान प्रदर्शन ये सबसे पहला है। दूसरा है भुगतान सक्षम करता, तो ये भुगतान प्रदर्शन वहां नहीं है क्या, अच्छा है ना, हाँ 5 तो है। भुगतान प्रदर्शन यहाँ पे दिख नहीं रहा है। भुगतान निष्पादन यही है, इसको इन्होंने निष्पादन लिख रखा है। तो भुगतान निष्पादन ये पहला हो गया, 45% इसको वेटेज दिया गया है। सेकंड है भुगतान सक्षम करता, सक्षम करता सेकंड, एक के बाद 2 है। ठीक है, उसके बाद इंफ्रा, आपूर्ति और मांग हमने देखा ही था, और उपभोक्ता की केंद्रितता। मतलब ये सीधे सीधे सीक्वेंस में इसका उत्तर है 1 2 3 4 5। तो ये आपको याद रखना है कि डिजिटल भुगतान सूचकांक भारत में कौन जारी करता है, तो डिजिटल भुगतान सूचकांक यूपीएससी संभवतः यही पूछेगी। डिजिटल भुगतान सूचकांक आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, देश में डिजिटल भुगतान के बारे में जानकारी लेने 5 पैरामीटर होते हैं। ये 5 पैरामीटर हैं। सबसे ज्यादा सिर्फ ये जान लीजिए कि सबसे ज्यादा किसको वेट दिया गया है कि भुगतान का प्रदर्शन कैसे। बाकी इसको जानने की ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि हो सकता है यूपीएससी इतना डेप्थ में नहीं जाए। संभावना यही रहेगी कि यूपीएससी सिर्फ यही पूछेगा कि ये इंडेक्स कौन जारी करता है, डिजिटल भुगतान सूचकांक कौन जारी करता है। तो ये आप लोग जान लीजिएगा कि ये कौन जारी करता है, ये आरबीआई जारी करता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बजट के पूंजीगत व्यय में शामिल नहीं है। अब आप लोगों ने बार बार पढ़ा होगा कि व्यय दो प्रकार के, केंद्र सरकार के व्यय दो प्रकार के होते हैं, पहला राजस्व व्यय और दूसरा पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय क्या होता है? वैसी व्यय जो बार बार किया जाए, ठीक है, और जिसके करने से परिसंपत्तियों का सृजन नहीं हो। पूंजीगत व्यय क्या होता है? एक बार किया जाए, जिसके करने से परिसंपत्तियों का सृजन हो जाए। जैसे सैलरी और पेंशन, ये बार बार दिया जाता है, तो ये कैसा व्यय है? राजस्व व्यय है, क्योंकि सैलरी और पेंशन देने से सरकार की संपत्ति बढ़ती नहीं है। जबकि अगर सरकार ने कोई रेलवे लाइन बना दिया, सरकार ने कोई पुल बना दिया, तो इससे क्या हो गया? एक ही बार पैसा बहुत लगा। अब हर महीने पुल में बार बार पैसा नहीं लगाना है, एक ही बार लगा दिया, अब वहां से वह सरकार की एक संपत्ति बन गई। पहले यहां कुछ नहीं था, अब यहां पर एक पुल बन गया, तो एक संपत्ति बन गई, तो ये कहा जाएगा पूंजीगत आय, अगर वहां से कोई आय होती है तो। और अगर व्यय है तो पूंजीगत व्यय, ठीक है। तो पूंजीगत व्यय में क्या होता है कि आपकी जो परिसंपत्ति होती है, पूंजीगत व्यय की बात हो रही है, परिसंपत्ति का सृजन होता है, ठीक है, व्यय एक बार किया जाता है। ये सब पूंजीगत व्यय के बारे में समझ गए। अब कह रहे हैं पूंजीगत व्यय में शामिल नहीं है। पहला, संघ सरकार की वित्तीय देनदारियों में कमी। अब केंद्र सरकार की जो लायबिलिटीज है, जो जिम्मेदारी है, वह कम हो रही है। मतलब अब सोचिएगा, सरकार आपको बार बार सैलरी दे रही है, तो केंद्र सरकार की लायबिलिटी घट रही है? नहीं। सरकार ने कोई ब्याज लिया था और पूरा ब्याज ही लौटा दिया, तो केंद्र सरकार की लायबिलिटी घट गई, कम हो गई ना, एक ब्याज सर से बोझ हटा। तो ब्याज एक बार लौटा दिया तो एक बार पूरा पैसा चला गया। तो ये बार बार की व्यय थी कि एक बार की व्यय थी? एक बार की व्यय। एक बार की व्यय क्या होती है? पूंजीगत व्यय। तो सरकार की देनदारियों में अगर कमी हो गई तो वो कैसा व्यय है? पूंजीगत व्यय। अब कह रहे शामिल नहीं है, तो ये व्यय में शामिल है। अगला, सरकार द्वारा किया गया खर्च जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्ति बनती है। मैंने खुद ही अभी चर्चा करी तुरंत कि सरकार की अगर परिसंपत्ति का सृजन होता है तो वो क्या होता है? पूंजीगत व्यय। तो ये क्या है? भौतिक और वित्तीय संपत्ति बन रही है, तो ये क्या हो गया? पूंजीगत व्यय हो गया। तीसरा, जमीन की खरीद। जमीन अगर खरीद लिया तो क्या है? पूंजी आ गई। कोई उपकरण खरीद लिया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, जैसे पुल, रेलवे, सड़क, शेयर में बहुत बड़ा लाभ हो गया, तो ये सब क्या हो गए? ये सभी कैसे व्यय होंगे? ये पूंजीगत हो गए। तो ये भी पूंजीगत हो गया, क्योंकि ये एक ही बार किया जाता है। एक ही बार शेयर खरीद लीजिए और फिर आपको बार बार आय हो रहा है। एक ही बार रोड बना दीजिए, एक ही बार जमीन खरीद लीजिए, तो ये सब क्या है? पूंजीगत व्यय है। अगला, इसमें सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज के लिए किए गए व्यय, सरकारी विभाग के सामान्य कामकाज के लिए किए गए व्यय और राज्य सरकारों को दिए जाने वाले अनुदान शामिल हैं। अब देखिए, सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज के लिए जो व्यय होते हैं वो क्या होता है कि बार बार होता है। जैसे अगर किसी ऑफिस में कोई काम हो रहा है, इस ऑफिस में पेपर की जरूरत है, तो पेपर तो हर महीने मंगाए जाएंगे, तो पेपर मंगाए जाएंगे, सामान्य कामकाज हो गया ये। तो इस पेपर के मंगाने से सरकार की संपत्ति बढ़ी? नहीं, वो पेपर हर महीने यूज होने हैं, उससे सरकार की संपत्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो बार बार आ रहा है, सरकार की संपत्ति भी नहीं बढ़ी। दूसरा कि राज्य सरकार को अनुदान दिया। अनुदान क्या होता है? अनुदान फ्री में दिया जाता है, ठीक है। तो राज्य सरकार को जब अनुदान दे दिया, तो पैसा दे दिया, तो अब राज्य सरकार वो पैसा लौटाएगी नहीं, तो सरकार की संपत्ति में कुछ इजाफा हुआ? नहीं हुआ, पैसा चला गया, अब उसका कुछ आउटकम नहीं आना है, कुछ कोई लाभ नहीं मिलना है, तो ये क्या व्यय, कैसा व्यय हो गया? ये राजस्व व्यय हो गया, ठीक है। तो चौथा क्या हो जाएगा? ये राजस्व व्यय हो गया। फिर पांचवा, इसमें केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बंधक भी शामिल हैं। बंधक का मतलब क्या है? गिरवी। हमने अगर केंद्र सरकार के पास कोई अमाउंट राज्य सरकार ने या कोई यूनियन टेरिटरी ने गिरवी रख दी कि ठीक है, हम आपके पास इतना अमाउंट गिरवी रखते हैं, तो गिरवी रखने से क्या हुआ? सरकार के पास एक मुश्त पैसा आ गया, ठीक है। या फिर अगर केंद्र सरकार ने कोई गिरवी रख दी कहीं, तो ये क्या हुआ? केंद्र सरकार का बहुत बड़ा पैसा चला गया, एक ही बार गया। गिरवी रखना एक बार का होता है, बार बार का तो होता नहीं है कि हर महीने चलो इस महीने भी गिरवी रखा, फिर अगले महीने गिरवी रखते हैं, फिर ऐसा तो होता नहीं है।
एक ही बार रखा जाता है। तो ये क्या हो गया, एक बार वाला जो व्यय या आय होता है, कैसा आय होता है, पूंजीगत आय या पूंजीगत व्यय। तो ये क्या हो जाएगा, पूंजीगत व्यय। और प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बजट के पूंजीगत व्यय में शामिल नहीं है। तो नहीं कौन सा हुआ, सिर्फ चौथा नहीं हुआ, बाकी तीनों, बाकी के सभी शेष जो 4 थे, 1, 2, 3 और 5, ये क्या हो गए, ये पूंजीगत व्यय में शामिल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शामिल नहीं कौन सा है, तो सिर्फ 4। इसका मतलब कि आंसर ऑप्शन नंबर सी शामिल है। केवल 4 पूंजीगत व्यय नहीं है, बाकी सभी पूंजीगत व्यय। तो अब मुझे उम्मीद है कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा पूंजीगत आय पूंजीगत व्यय से, तो आप लोग अब पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय वाले प्रश्नों को नहीं भूलने वाले हैं, ऐसा मुझे उम्मीद है। आइए आगे बढ़ते हैं। जी आप लोग देख सकते हैं, हालांकि पढ़ने का टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है लास्ट टाइम में, ठीक है, सेम चीजें रिपीट की गई हैं। अगला है, ये पॉलिटी का है, इकोनॉमिकल पॉलिटी का, मतलब कि बजट से जुड़ा हुआ ये पॉलिटी का सेक्शन है। कुछ अनुदान है, ग्रांट्स हैं, और इसके बारे में जानकारियां दी गई हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। पहला है वोट ऑन क्रेडिट, दूसरा है वोट एन अकाउंट, और तीसरा है टोकन ग्रांट। ये तीनों बजट से जुड़ी हुई हैं, अर्थात जब सरकार बजट पारित करने में देरी होती है, या बजट के अंदर जो खर्चे मेंशन नहीं होते हैं, वैसे खर्चों के लिए ये सब चीजें की जाती है। तो अब जैसे बजट पारित किया गया, सपोज करिए कि एग्जांपल बता रहा हूं, अप्रैल में, और सरकार का पिछले साल का बजट मार्च में खत्म हो गया था, तो अब मार्च से अप्रैल का जो 1 महीने का खर्च है सरकार का, वो कैसे चलेगा, क्योंकि इस टाइम तक तो बजट भी नहीं पारित हुआ और पिछले साल का पैसा भी खत्म हो गया। तो ऐसे ही आपात परिस्थितियों के लिए सरकार कुछ अलग प्रावधान रखती है, उन्हीं प्रावधानों को ग्रांट, अनुदान कहा जाता है। ठीक है, तो पहला है वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन क्रेडिट। ये क्या है कि यह अनुदान की मांगों पर मतदान और विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक के पारित होने तक सरकार को सक्षम बनाने के लिए अग्रिम अनुदान है। मतलब वही सेम पैटर्न कि सरकार ने बजट तो प्रस्तुत कर दिया, लेकिन बजट पर चर्चा होने लगी, लंबा चर्चा चल गई और बजट पारित ही नहीं हुआ और पिछले साल का खर्च खत्म हो गया। तो वो जो बीच का गैप है, उस गैप के खर्चे के लिए जो खर्च दिया जाता है, जो अग्रिम अनुदान देती है संसद सरकार को, वही वोट ऑन क्रेडिट कहलाता है। ऐसा पहला स्टेटमेंट है। सेकंड, वोट ऑन अकाउंट क्या है कि यह सेवा के परिमाण या अनिश्चित चरित्र के कारण भारत के संसाधनों पर अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है। अब यह कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे सर्विसेज हैं जैसे कि उनको रिवील नहीं किया जा सकता, जैसे मिलिट्री सिक्योरिटी या फिर इंटेलिजेंस एजेंसियों के खर्च, तो इनको रिवील नहीं किया जाता है कि हमारा कितना पैसा कहां कहां जा रहा है और कहां कहां जा रहा है ये नहीं बताना है, फिर भी वो पैसा देना जरूरी है। तो ऐसे खर्चों को कहा जाता है वोट एंड अकाउंट। ये कह रहा है सेकेंड स्टेटमेंट। तीसरा कह रहा है कि यह तब प्रदान किया जाता है जब एक नई सेवा पर प्रस्तावित व्यय को पूरा करने के लिए धन पुनर्विनियोजन के द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है। जैसे सरकार ने इस साल के बजट में कोई एक नया सर्विस इंट्रोड्यूस किया है, या फिर बीच में ही कोई नया सर्विस शुरू किया गया जो कि बजट में मेंशन नहीं किया गया था। अब उस सर्विस के लिए तो चूंकि पैसे का प्रावधान नहीं था, तो उस सर्विस को चूंकि नई सर्विस है, उसके लिए विशेष रूप से फंड की जरूरत है, तो उस फंड के लिए टोकन अनुदान पारित करवाया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट। अब ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी, उत्तर भी आप लोग सोच ही लीजिए। चलिए मैं आप लोगों को उत्तर बता देता हूं। ध्यान रखिए कि जो आर्टिकल नंबर 113 और 114 है, हम सभी जानते हैं कि 112 बजट के बारे में जानकारी है, ठीक है। तो 113 और 114 ये क्या है कि संसद द्वारा विभिन्न प्रकार के अनुदान मांगों को प्रस्तुत करने का प्रावधान है। 112 में है कि बजट बना करके आप मांग मांगते हैं, और 113 और 14 में है कि कुछ आपात चीजों के लिए आप संसद से धन लेने की अनुमति मांगते हैं। संसद से धन कौन मांगता है? सरकार। सरकार बिना बजट बनाए अगर सरकार कुछ धन मांगती है तो उसे कहते हैं विशेष अनुदान। अब पहला है वोट ऑन क्रेडिट। ये क्या है भाई कि यह भारत के संसाधनों पर एक अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है जब सेवा का परिमाण या अनिश्चित क्षेत्र के कारण बजट में आमतौर पर दिए गए विवरण के साथ मांग को नहीं बताया जा सकता। मतलब कि अगर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसियों के खर्चे हैं, इसको तो बताया नहीं जा सकता सबके सामने कि भाई सरकार कहां कहां इंटेलिजेंस एजेंसियों पर खर्च कर रही है। तो ऐसे अप्रत्याशित खर्चों के लिए अनिश्चित चरित्र है, सेवा है लेकिन वो सेवा अनिश्चित है, उसमें कितना खर्च लगना है
कभी ज्यादा लगना है, कभी कम लगना है, तो ये फिक्स नहीं है। तो उस अनिश्चित चरित्र को, जिसको कि बताया भी नहीं जा सके, जिसकी इनकम और व्यय का पता भी नहीं चले, ऐसे चरित्र के लिए अगर सरकार संसद से पैसा मांगती है तो वो क्या कहलाता है? वोट ऑन क्रेडिट। इसका मतलब है कि वोट ऑन क्रेडिट क्या है कि अनुदान मांग वाला जो ये वाला जो ऑप्शन है, ये क्या है? ये गलत है। वोट ऑन क्रेडिट हो जाएगा यह सेवा के परिमाण या अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए किया जाए। ठीक है, अगला क्या है? हाँ, ये भी ध्यान रख लेना है कि जो वोट ऑन क्रेडिट होता है वह लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया एक खाली चेक की तरह होता है। मतलब कार्यपालिका मतलब सरकार को दिया गया, लोकसभा ही बजट पारित करती है, ऐसा अनुदान पारित करती है। तो लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक है। भाई कितना खर्च करना है ये लोकसभा नहीं पूछ सकती है और कार्यपालिका बता नहीं सकती है। तो जितना कार्यपालिका का मन करेगा उतना खर्च करेगी इस सर्विस में। ठीक है, तो ये खाली चेक वाला शब्द ही यूपीएससी पूछ सकता है। तो वोट एंड क्रेडिट हो गया। अगला क्या है कि वोट ऑन अकाउंट, खातों पर वोट। ये थोड़ा सा हिंदी ट्रांसलेशन इशू हो जाता है। वोट एंड अकाउंट क्या है कि जब लेखा अनुदान एक अग्रिम अनुदान है जो सरकार के अनुदान की मांग पर मतदान होने और विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक के पारित होने तक के बीच के टाइम के लिए। तो ये तो हम समझ ही गए कि जब सरकार बजट बना रही होती है तो बजट पर मतदान होता है, संसद में बजट का सेशन चलता है। सेशन लेट हो गया तो बीच में पिछले साल का बजट खत्म हो गया, तो अब इस बीच में जो खर्चे होंगे उसको करने के लिए सरकार जब जो ग्रांट देती है, सॉरी सरकार कह रहा हूं, मतलब संसद जो अनुमति देती है सरकार को, उसे क्या कहते हैं? वोट ऑन क्रेडिट, सॉरी वोट एंड अकाउंट। आपके अकाउंट पे कुछ पैसा हमने दे दिया कि बीच में जो टाइम है उस टाइम में आप अपने आप को अपना खर्चा चला लीजिए। तीसरा है टोकन अनुदान। टोकन अनुदान क्या होता है कि जब आप कोई नई सेवा शुरू करते हैं, जिसका कि पिछले साल के बजट में प्रावधान नहीं है, तो ऐसे में अगर उस नई सेवा का खर्च आपको चाहिए तो आप क्या करते हैं? टोकन अनुदान मांगते हैं। तो यहां पर ये तीनों चीजें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। अब आ जाते हैं ऑप्शंस पे। टोकन अनुदान क्या है? यह नई सेवा पर प्रस्तावित है, तो यह सही है। और वोट एंड अकाउंट क्या है कि अगर विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक पारित होने, मतलब बजट पारित होने के पहले की आए, तो ये चीजें आपको स्पष्ट हो गई कि पहला और दूसरा गलत है और तीसरा सही है। तो पूछ रहा है कि कितने जोड़े सही सुमेलित है, तो केवल एक जोड़ी सही सुमेलित है, ये आंसर हो जाएगा। ये सब चीजें आपने बेसिकली लक्ष्मीकांत में जरूर पढ़ी होंगी, लेकिन अगर नोटिस नहीं किया है तो मैंने जितना नोटिस कराया वहां पे अनुदान और भी है, लेकिन जो मैंने नोटिस करा दिया इतना भी, अगर 3 ही अनुदान अगर आप जान भी जाएं तो भी आप वहां बाकी ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर प्राप्त कर लें। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग देखना चाहें तो फिर देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये तो आपकी बुक्स में है ही, फिर भी आइए। अब ये वेस्टर्ली बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, आप समझ लीजिए। ये प्रश्न इसलिए मैंने पूछा क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी में भी अभी ये वेस्टर्ली चर्चा में आ गई थी। तो चर्चा में आ गई थी तो मैंने सोचा कि शायद अगर आप लोग अपडेट नहीं होंगे तो थोड़ा आपको अपडेट कर देते हैं ताकि आपका दिमाग यहां से जरूर अपडेट रहे। पछुआ पवन वे हवाएं हैं जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियों की ओर चलती है। यह स्टेटमेंट सही है कि गलत है, सोचते रहिए। सेकंड, विशाल भूभाग के आसमान असमान उच्चावच, इसके कारण उत्तरी गोलार्ध अनियमित है। उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवन अनियमित है और वे अश्व अक्षांश, हॉर्स अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड, इसमें उच्च दबाव वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं और ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं और इस दिशा में अत्यधिक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का मार्गदर्शन करते हैं। मतलब उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को आगे बढ़ाते हैं। ऊपर दिए कदमों में से कौन सा सही है? आप लोग इसका आंसर फट से सोच लीजिए, जल्दी से सोच लीजिए। सोच लिया? ठीक है, अब देखिए कि आपने जो सोचा था वो कितना सही था। अब यहाँ पे एक जो हाल का रिसर्च है वो मैं बता देता हूं कि पहले एक हाल का अध्ययन आया है कि जो ट्रांस हिमालय क्षेत्र की जलवायु है इस पर पछुआ पवन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। कि हम सभी जानते हैं कि जो हम भारत है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मुख्य रूप से आता है। ठीक है, लेकिन और जो पछुआ पवन चलती है वो कहां चलती है? वो उपोष्णकटिबंध में चलती है। लेकिन फिर भी भारत का, चूंकि उत्तरी भारत उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, इसीलिए हिमालयी क्षेत्र में जो जलवायु के परिवर्तन होता है वह उष्णकटिबंधीय दबाव के कारण तो होता ही है, लेकिन उष्णकटिबंधीय दबाव के साथ साथ
पछुआ पवन भी हिमालयी क्षेत्र में जलवायु को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित करता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखना है कि पछुआ हवाएं हैं क्या, जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर चलती है। अब ये जो पेटियां हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब का मतलब कि जो 40 से लेकर के 45 से लेकर के 65 के बीच का जो रीजन है, ठीक है, और 45 कह रहा हूं, 35 से लेकर के 45 का जो रीजन है, यहां पर क्या होता है, 35 से 45 पर हवाएं ऊपर से नीचे उतरती है। तो हवाएं जब ऊपर से नीचे उतरती है, ठंडी हवा, तो वहां पर प्रेशर बढ़ जाता है, हवाओं का दबाव बढ़ जाता है, तो यहां उच्च दाब हो जाता है। और उष्ण कटिबंध यहां खत्म हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, उपोष्ण कटिबंध। तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी से और किधर चलता है, ध्रुवों की ओर। तो ध्रुवों पे क्या होता है, निम्न दाब। ध्रुव पर्टिकुलर पोल पर उच्च दाब होता है, लेकिन ध्रुव से थोड़ा सा हटके जो 65-70 डिग्री का लैटिट्यूड होता है, अक्षांश होता है, वहां पर ध्रुवीय क्या होता है, निम्न दाब की पेटी होती है। तो ये उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर चलने वाली हवाएं हैं। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी या पश्चिमी उत्तर पूर्व की ओर। और ये जो दिशा है, ये सभी जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो भी हवा चलती है वो अपने दाएं साइड घूम जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो भी पवन चलती है वो अपने बाएं साइड घूम जाती है। तो पछुआ पवन जब चलेगी तो वो भी अपने दाएं साइड घूम जाएगी उत्तरी गोलार्ध में, और बाएं साइड घूम जाएगी दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, इतनी जानकारी हो गई। अब यहां देखिए कि दक्षिणी गोलार्ध में हम सभी जानते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र बहुत दूर तक विस्तृत है, उत्तरी गोलार्ध में स्थल ज्यादा विस्तृत है। तो समुद्र दूर तक विस्तृत है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हवाएं चल रही है तो उसको रोकने वाला कोई पर्वत, पहाड़, ये सब है नहीं। तो हवाएं बहुत तेज और बहुत स्पीड में बहुत दूर तक चलेंगी। जबकि उत्तरी गोलार्ध में बार बार स्थल आएगा, बार बार पर्वत आएगा, तो वो हवाओं को रोक देगा। ठीक है, और नाविकों द्वारा जो पछुआ पवन है उनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, रोरिंग 40s, क्यूरियस 50s और साइक्लिंग 60s। प्रचंड 50, गरजता 40 और चीखता 60, ये 3 नाम है। 40 डिग्री के आसपास, लैटिट्यूड के आसपास जो पछुआ पवन चलती है उसे क्या कहते हैं, गरजता 40। 50 डिग्री के आसपास जो पछुआ पवन चलती है उसे प्रचंड 50, और जो 60 डिग्री लैटिट्यूड के पास, 60 डिग्री अक्षांश के पास चलती है उसे चीखता 60 कहा जाता है। तो और ये ध्यान रखना है कि 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में चलती है। तो सारी जानकारी हमें ध्यान रखना है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो कि प्रश्न आपको गलत करा रहा था कि ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को नहीं, अतिरिक्त उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को। अतिरिक्त उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का मतलब होता है कि उपोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का पछुआ पवन से संबंध नहीं होता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का संबंध व्यापारिक पवनों से होता है, जबकि उपोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो कि वाताग्रीय चक्रवात भी कहलाते हैं, उनका संबंध होता है पछुआ पवनों से। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जानकारी तो हो ही गई, और उम्मीद है पहले से ही जानकारी रही होगी। अब प्रश्न पे आ जाते हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन से ऑप्शन सही है। तो जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर चलती है पछुआ पवन है, सही है। विशाल भूभाग के असम अनुचाल उत्तरी गोलार्ध में अनियमित है, यह भी सही है, और दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दूरी तक नियमित है। अश्व अक्षांश में विकसित होते हैं, ठीक है, और ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, और इस दिशा में अत्यधिक उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का, अत्यधिक उष्ण कटिबंधीय, ये ध्यान रखना है, ये उष्ण कटिबंधीय नहीं लिखा गया है, अलग अलग जगह पर ट्रांसलेशन बड़ा अलग अलग और परेशान करने वाला होता है, इसलिए इंग्लिश जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश पढ़ के आप ये जैसे अत्यधिक उष्ण कटिबंधीय लिखा है, अगर आपने इसको पढ़ लिया, इस अत्यधिक को अलग पढ़ लिया और उष्ण कटिबंधीय अलग पढ़ लिया, तो आप इसको गलत मान लोगे। लेकिन पढ़ना एक साथ है, क्योंकि ये अत्यधिक उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती से कहते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, बजट का प्रकार। बजट का प्रकार से तात्पर्य है कि सरकारें समय समय पर बजट के अनेक फॉर्म को अपडेट करती हुई आई है। उसी में से पहला है कि घाटे का बजट किसे कहते हैं, अगला है शून्य आधारित बजट किसे कहते हैं, फिर परिणाम आधारित बजट और जेंडर बजट।
ये 4 बजट के प्रकार हैं जो लगातार चर्चा में रहे। अब आपको बताना है कि इनके साथ जो ऑप्शंस हैं क्या वो ऑप्शन सही हैं। पहला, जैसे घाटे का बजट, वह बजट होता है जिसमें अपेक्षित सरकारी व्यय अपेक्षित राजस्व से अधिक होता है। व्यय अधिक है, राजस्व कम है, तो क्या इसे घाटे का बजट कहेंगे। सेकंड है शून्य आधारित बजट, वह वर्ष जिसके लिए सरकार का अनुमानित राजस्व उसके अपेक्षित व्यय के बराबर हो, मतलब जितना आय हुआ उतना ही व्यय हो गया, तो क्या इसे हम शून्य आधारित बजट कहेंगे। तीसरा है परिणाम आधारित बजट, यह सूक्ष्म स्तर पर किए गए बजट की एक प्रक्रिया है जो विभिन्न मंत्रालयों के तहत प्रत्येक नियोजित परियोजना पर आवंटित किए जाने वाले औसत दर्जे के भौतिक लक्ष्यों को निर्धारित करता है। मतलब परिणाम आधारित बजट क्या है कि आपका जो पिछले साल का परिणाम रहा उसके आधार पर आपने आपके मंत्रालय का, जैसे मंत्रालय का खर्च फिक्स किया गया और पिछले साल देखा गया कि पिछले साल इस मंत्रालय ने इतना खर्च किया था। अगर मंत्रालय इस बार भी वैसा ही प्लान प्रेजेंट कर रहा है कि हमें ये इतने ही चीजें बनानी है, तो फिर पिछले साल का जो खर्च है उसी को कहा जाएगा कि अच्छा इसका मतलब आपको पिछले साल के बराबर ही खर्च लगना है। तो ऐसे में अगर इस बात को अपडेट किया जाएगा तो इसे कहा जाएगा परिणाम आधारित बजट। ऑप्शन नंबर 3 ऐसा कह रहा है। जेंडर बजट क्या है कि जेंडर बजट कोई लेखा पद्धति नहीं है बल्कि नीति निर्माण, कार्यान्वयन और समीक्षा में जेंडर परिप्रेक्ष्य रखने की एक सतत प्रक्रिया। जेंडर बजट कोई अलग से बजट नहीं बनाया जाता है बल्कि सरकार के जो खर्चे हैं उन खर्चों में महिलाओं, बच्चों और इन पर बच्चियों पर कितना खर्च किया गया, इसी को जेंडर बजट कह दिया जाता है। तो ये 4 ऑप्शन है, ये आपको ऐसा कह रहे हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से सही कौन सा है। ठीक है, चलिए सोच लिया होगा आप लोगों ने। अब देख लेते हैं इसको। घाटे का बजट क्या है भाई, ये सबसे आसान था, लोग इसको आसानी से बना भी सकते थे, लेकिन मुझे लगा कि एग्जाम के लास्ट टाइम में आपको अपडेट कर देना बहुत जरूरी है। तो घाटे का बजट क्या है, घाटे का बजट वह होता है जिसमें सरकार की जो व्यय होती है वह क्या होती है, उसके आय से व्यय अगर अधिक हो गया, तो ऐसा अगर बजट बनता है तो इसको कहते हैं घाटे का बजट। और ये सबसे मजेदार बात है कि जितने भी विकासशील देश होते हैं इंक्लूडिंग इंडिया, हम सभी देश, विकासशील देश घाटे का ही बजट बनाते हैं। मतलब कि हम पहले बजट बनाते हैं कि हमारे खर्चे कितने हैं, फिर हम अपने आय के बारे में सोचते हैं कि हमें कहां कहां से पैसा। तो हमारा खर्च ज्यादा होता है क्योंकि काम ज्यादा होता है विकासशील देशों में, तो खर्चे ज्यादा होते हैं। ऐसे में सरकार को रिमेनिंग राशि प्राप्त करने के लिए, शेष राशि, चूंकि हमने खर्चे ज्यादा किए हैं, आय कम है, तो जो बच गया उसके लिए हमें बाहर से या अंदर से कहीं से कर्ज लेना होता है। तो घाटे का बजट वही होता है। ठीक है, शून्य आधारित बजट क्या है। शून्य आधारित बजट है कि पिछले साल का जो आपका, ध्यान इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा कि शून्य आधारित बजट, क्योंकि ये बार बार पूछा भी गया है कि शुरू से ही बजट की योजना बनाने और तैयार करने की एक तरीका है। मतलब कि पिछले साल आपका परफॉर्मेंस क्या रहा उससे मतलब नहीं है। हमने आपके पिछले साल में अगर आपको जो फंड दिया गया वह फंड अगर कम पड़ा तो बाद में आपने फंड लिया कि नहीं लिया, इससे कोई मतलब नहीं है। आपने जो सरप्लस अमाउंट आपके पास बच गया वह सरप्लस अमाउंट अंत में भारत को संचित दिन चला गया, लेकिन हमें उस सरप्लस अमाउंट से भी मतलब नहीं। हमने ये मान लिया कि आपके मंत्रालय का खर्च पिछले साल 0 है। अब इस साल बताइए कि आपको कितना खर्च लगना है, और फिर हम आपके उस सारे खर्च का आकलन करेंगे कि आपने सही पैसा मांगा है कि नहीं मांगा। ठीक है, तो पिछले साल के बजट को, पिछले साल के खर्च को शून्य मान करके सिर्फ इस साल के खर्चों का आकलन करके जो बजट तैयार किया जाता है उसे कहा जाता है जीरो बेस्ड बजटिंग, शून्य बजट। ठीक है, अगला है संतुलित बजट। अब संतुलित बजट क्या है भाई, कि एक संतुलित बजट वह होता है जिसमें वर्ष के लिए सरकार का अनुमानित राजस्व उसके प्रत्याशित व्यय के बराबर होता है। मतलब कि अगर आपकी आय और आपके व्यय में अंतर है, मतलब आपकी आय कम है व्यय ज्यादा है, तो यह हो गया घाटे का बजट। और अगर आपकी आय और व्यय बराबर है, मतलब पहले आपने अपना आय कैलकुलेट किया कि हमारे पास इतना पैसा आने हैं इस साल में, और फिर आपने अपना खर्च बनाना शुरू किया कि हमें इतना पैसा ही खर्च करना है, तो ऐसे में आपको एक्स्ट्रा कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा बजट अगर कोई सरकार बनाती है तो उसे क्या कहा जाता है, संतुलित बजट। मतलब कि कुल व्यय इक्वल टू कुल आय। ठीक है, और अगला होता है परिणाम आधारित बजट। परिणाम आधारित बजट का मतलब होता है कि पिछले साल
कि मंत्रालयों का परिणाम देखा जाता है कि किस मंत्रालय ने कितना बेहतर प्रयास किया है। अगर किसी मंत्रालय ने फंड ज्यादा लिया और वह पूरा फंड यूज नहीं कर पाई, तो इस बार उसने जितना फंड यूज नहीं किया था उसको, उस मंत्रालय को उतना पैसा कम करके दिया जाएगा। इसे कहा जाता है आउटकम बेस्ड बजटिंग। ठीक है, तो ये चारों आपको जान लेना था, बहुत महत्वपूर्ण था। यहां से भी बार बार प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी प्रश्न बार बार पूछे जाने की संभावना रहेगी, तो इन सब चीजों को आपको नोटिस हमेशा कर लेना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें कौन कौन सा सही है? घाटे का बजट, जिसमें अपेक्षित सरकारी व्यय राजस्व व्यय से अधिक होता है, पहला सही है। शून्य बजट क्या होता है? वह व्यय जिसके लिए सरकार का अनुमानित राजस्व उसके अपेक्षित व्यय के बराबर है, तो आय व्यय बराबर है, तो शून्य बजट हो गया। ठीक है, परिणाम बेस्ड बजटिंग, ये क्या होता है? मंत्रालय के प्रत्येक नियोजित परियोजना पर आवंटित किए जाने वाले औसत दर्जे में भौतिक लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो परिणाम बेस्ड बजटिंग क्या होता है कि पिछले साल का परिणाम देखा जाता है, और जेंडर बजटिंग की महिलाओं या और बच्चों या जेंडर परिप्रेक्ष्य में आपने बजट में क्या खर्च किया है। हालांकि ये कोई लेखा पद्धति नहीं है कि महिलाओं के लिए कितना कैलकुलेट करना है, तो पहला, दूसरा और चौथा सही, मतलब केवल 3 जोड़े सही है, सी आंसर। चीजें क्लियर हो रही है आप लोगों को? ठीक है, अब अगला ये आपके सामने है इंटिटी डिजी लॉकर। अब आप लोगों ने हो सकता है करंट अफेयर में इसको पढ़ा होगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो यहां से देख लीजिए, क्योंकि यहां से डिजी लॉकर काफी चर्चा में रहा है, और ये इंटिटी डिजी लॉकर की एक अपडेटेड वर्जन है, तो यहां से प्रश्न पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी अधिक है। आप लोग इसको अपडेट जरूर रहिएगा। पहला स्टेटमेंट कि इसमें इसे एमएसएमई या बड़े व्यवसाय और धर्मार्थ ट्रस्टों के लिए स्थापित किया जाएगा। सेकंड, यह विभिन्न प्राधिकरणों, नियामकों, बैंकों और व्यवसायिक संस्थाओं के साथ जब भी आवश्यक हो दस्तावेजों के ऑनलाइन सुरक्षित रूप में संग्रहित और साझा करने की अनुमति देगा। कह रहा है कि कौन सा सही है? आंसर सोच लीजिए आप लोग। चलिए, क्या है भाई? तो हाल ही में हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी थी, इन्होंने कहा था कि एमएसएमई के लिए या बड़े व्यवसायियों के लिए या धर्मार्थ ट्रस्टों के लिए एक एंटिटी डिजी लॉकर स्थापित किया जाएगा। अब डिजी लॉकर होता क्या है भाई? डिजी लॉकर का मतलब है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिजिटली आप कहीं पर सुरक्षित रख देते हैं। वहां आपका जो डॉक्यूमेंट है वो काफी सुरक्षित रहता है, उसके हैक होने या खराब होने की, नष्ट होने की संभावना नहीं रहती है। क्योंकि जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हो सकता है कहीं अगर आपने कहीं छोड़ दिया, भूल गए, या फिर कहीं कोई किसी प्रकार से नष्ट हो गया, तो ये समस्या हो सकती है। लेकिन जो डिजिटली अगर आपने उसको अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर दिया, तो वह अब आपसे गायब नहीं होने वाला है, वो हमेशा के लिए आपके पास सुरक्षित हो गया। तो इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अब चूंकि ये डिजिटल लॉकर वाली सुविधा और स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट के लिए तो दी गई थी, लेकिन अब सरकार ने कहा है कि अब ऐसे ही एक सुविधा जो व्यवसायी वर्ग है, क्योंकि उनके भी डॉक्यूमेंट्स काफी महत्वपूर्ण होते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स अगर खो जाते हैं तो उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए भी सरकार ने क्या किया है? एंटिटी डिजी लॉकर स्थापित करने के लिए प्रोविजन किया है। इस बार के बजट में ऐसा बोला गया है। ठीक है, बाकी भारत में इससे क्या होगा कि जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, जो फाइनेंशियल क्षेत्र में टेक्नोलॉजी कंपनियां, उनको भी प्रमोशन बढ़ावा मिलेगा। और डिजिटल इंडिया के तहत जो माइटी है, मिनिस्ट्री ऑफ ये टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय, और इसके तहत ये कार्यक्रम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मतलब बजट में इसको घोषित किया गया है। एंटिटी डिजी लॉकर किस मंत्रालय के अधीन स्थापित किया जाएगा? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत इसको स्थापित किया जाएगा। किसके लिए? जो बिजनेस ट्रस्ट है या जो भी धर्मार्थ ट्रस्ट है या जो कोई बिजनेस एंटिटी है, जो कोई बिजनेस की कंपनी है, उनके जो कागज हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए इसको ऐसा बनाया जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न आपके सामने हो गया। तो इसका दोनों का क्या है कि एमएसएमई के लिए स्थापित किया जाएगा, और इसमें नियामक, बैंक और व्यवसायिक संस्थाओं के साथ साथ जब भी आवश्यक हो दस्तावेज ऑनलाइन सुरक्षित रूप से संग्रहित और साझा करने की अनुमति देगा। अब आपका डिजी लॉकर में आपका डेटा है, आप जब मन करें तब देखिए। ठीक है, तो ये सब सारी सुविधाएं होंगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। ये सब चीजें चूंकि बहुत ही एग्जाम के लिए जरूरी है, तभी हम आपको लास्ट टाइम में ऐसी चीजें अपडेट करा रहे हैं, वरना हम भी आपको ओपन छोड़ देते, लेकिन फिर भी ठीक है, ये हो सकता है अगर यहाँ से एक भी प्रश्न आ जाए तो आपके 2 नंबर बढ़ जाए। 2 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आपको ऐसे किसी भी क्रूशियल चीजों में जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना जिसकी अधिक है, उससे
आपको वंचित रखा जाए, इसीलिए लास्ट टाइम तक मैं आपके साथ बना हुआ हूँ। आज के लिए इतना ही, तुमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।